आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है समुद्रगुप्त की विजय अभियान एवं उसकी नीतियाँ। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव गवर्नमेंट कॉलेज बीसर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इतिहास विभाग में। और जो है आज का जो मेरा टॉपिक है, पूर्व में भी हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या और कैसे ये चीज़ रहेगी। सबसे पहले जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो हर चीज़ का लिखने का एक स्टाइल होती है, एक तरीका होता है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बता रहा हूँ, अपने विद्यार्थियों की बात बता रहा हूँ कि लिखने की टेक्निक क्या है, लिखना कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो प्लस टू में छोटे क्वेश्चन होते हैं, सारे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते। 500 वर्ड्स का है, 300 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का, 20 वर्ड्स का, ऐसे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो उनको वो बड़े क्वेश्चन मिलते हैं। जो बड़े क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि लिखना कैसे है, लिखने की तरीका क्या रहेगा, क्या स्टाइल रहेगी, कितना लिखना है। तो मैं सबसे पहले हर बच्चे को लिखने का टेक्निक और एक फॉर्मेट बताता हूँ कि कैसे लिखना है। जैसे मैं आज का टॉपिक जो है वो यह है कि समुद्रगुप्त की विजय अभियान एवं उसकी नीतियाँ। इसमें बहुत अच्छा तरीका है। इसमें परिभाषा सबसे पहले आपको लिखनी है। परिभाषा इस प्रश्न से संबंधित परिभाषा लिखने के पश्चात आप बताएंगे कि प्रस्तावना आपको एक उस मूल तथ्य को व्याख्यायित करना है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो समुद्रगुप्त प्राचीन राजनीतिक इतिहास में समुद्रगुप्त एक महान शासक हुआ है। वह महान शासकों की श्रृंखला में सर्वोत्तम है। समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान हैं वो उसके दिग्विजय की ओर प्रेरित करने वाले हैं, और उन्होंने उसके अंदर एक उदारता, एक संभाव उसके अंदर रहा है, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के उसके विजय अभियान जो रहे हैं, उन विजय अभियान में उन्होंने हर अभियान के दौरान एक विशेष नीति अपनाई और उस नीति के अकॉर्डिंग उस राज्य को या तो अधिकृत किया या उसको छोड़ उस पर कर लेना स्वीकार किया। इस प्रस्तावना लिखने के पश्चात हम जब लिखते हैं, पहले आपको बताना गुप्त काल में समुद्रगुप्त का महत्व क्या है, समुद्रगुप्त है कौन, समुद्रगुप्त की विजय के अभियान के उद्देश्य क्या रहे हैं, उसका राजनीतिक आदर्श क्या था। उसका मूल राजनीतिक आदर्श था दिग्विजय करना, संपूर्ण भारत को अपने अधीन करना। समुद्रगुप्त का जो काल है, उस काल में उसको ये अपॉर्चुनिटी, उसको अवसर ये मिला है। उस काल में समुद्रगुप्त ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया वो बहुत तरीके से और विशिष्ट नीतियों के सारे किया है। सर्वप्रथम हम जब बात करते हैं कि उसका राजनीतिक आदर्श क्या था, प्राचीन क्षत्रियों का राजनीतिक परंपरागत आदर्श दिग्विजय और भारत की संपूर्ण राजनीति करने की इच्छा रही है। संपूर्ण भारत का राजनीतिक एकीकरण करना ही उसका मूल राजनीतिक आदर्श था। समुद्रगुप्त ने अपनी इच्छाओं को, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए विजय अभियान चलाए। सर्वप्रथम उसने आर्यावर्त के प्रति अपना प्रथम अभियान उत्तर भारत या आर्यावर्त के प्रति अपनाया। इस अभियान उसने जो साम्राज्य विस्तार का जो अभियान है उसको उन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा है। सर्वप्रथम आर्यावर्त के राजाओं के प्रति जो नीति और जो विजय अभियान चलाए वो प्रथम श्रेणी में रखे गए हैं। दूसरा अभियान 8 राज्यों के प्रति हुआ, जो दूसरी श्रेणी का अभियान रहा है। तीसरी श्रेणी में दक्षिणापथ के राज्य उसने लिए हैं, और चौथी श्रेणी में सीमांत प्रदेशों तथा प्रजातांत्रिक जो राज्य थे उनके प्रति उसको चौथी श्रेणी में रखा है। सर्वप्रथम उसने आर्यावर्त के प्रति जो नीति अपनाई है,
आर्यवर्त को जो विजय अभियान किया है, उसने अपने दिग्विजय के जो उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आर्यवर्त जिसे उन्मूलित राज्य भी कहा जाता था, उसने उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 राजाओं के संघ को पराजित किया। इन 9 राजाओं में कौन कौन से थे? 9 राजाओं में नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 1 रुद्रदेव, नंबर 2 मतिल, नंबर 3 नागदत्त, नंबर 4 चंद्रवर्मन, नंबर 5 गणपति नाग, नंबर 6 नागसेन, नंबर 7 अच्युत, नंबर 8 नंदिन और नंबर 9 जो है वो वलवर्मन। तो जो बलवर्मन है ये 9 का समूह रहा है। समुद्रगुप्त ने इन 9 राजाओं के समूह को पराजित किया और इस राज्य के प्रति राज परसबोधरण की नीति अपनाई, अर्थात संपूर्ण राज्य को विजित करके अपने अधीन अधिग्रहित करना। राज परसबोधरण की नीति अपनाई, इसका अर्थ है संपूर्ण राज्य को विजित करके अपने राज्य में अधिग्रहित कर लेना। उत्तर भारत की विजय करने के उपरांत समुद्रगुप्त का जो विचार है वो दक्षिणापथ के राज्यों को अपने अधीन करने का रहा है, लेकिन उसके बीच में 8 राज्य रहे हैं। ये 8 राज्यों की संख्या लगभग 18 है, जो मध्य प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रदेशों में आज का जो मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, उसमें ये 8 राज्य हैं। समुद्रगुप्त ने ये अपनी चिंता को दूर करते हुए पहले इन 8 राज्यों को परास्त किया। दक्षिणापथ की विजय से पहले उन्होंने 8 राज्यों को पराजित किया और 8 राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई वह नीति थी परिचारीकृत सर्वाट विक राजस्व, यानी ये सभी 8 राज्यों को परास्त करके उन्हें अपनी सेवा में शामिल कर लिया, अपनी सेवा में अपना सेवक बना लिया। इस विजय के उपरांत समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ का अभियान प्रारंभ किया। यह युद्ध लगभग 345-46 ईस्वी के आसपास हुआ है, जिसका नेतृत्व मंत्राज तथा विष्णुगुप्त ने किया। यह 12 राजाओं का संघ था। यह दक्षिण के 12 राजा एकत्रित हुए और उन्होंने उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त को परास्त करने के लिए एक गुट बनाया। इसमें 12 राजा शामिल। नोट कर लीजिए क्या क्या कौन कौन से हैं। नंबर 1 कौशल का महेंद्र, कोट्टाल का मंत्राज, कोट्टूर का स्वामीदत्त, कांची का विष्णुगोप, वेंगी का हस्तिवर्मन, देवराष्ट्र का कुबेर, महाकांतार का व्याघ्रराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, एरंडपल का दमन, अवमुक्त का नीलराज, पाला का उग्रसेन और कुस्तलपुर का धनंजय। ये 12 राजाओं का संघ था, जिसका नेतृत्व मंत्राज और विष्णुगोप कर रहे, कांची का राजा विष्णुगोप कर रहे, जिसको इस संघ को परास्त कर दिया। समुद्रगुप्त ने इस संघ को विखंडित करके परास्त करके जो है इनको परास्त करके अपने अधीन कर लिया। लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी उदारता के साथ व्यवहार किया और इनके साथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। राजग्रहण मोक्षानुग्रह की इस नीति का अर्थ है संपूर्ण राज्य को विजित किया तथा दया करके पुनः उन राजाओं को वापस कर दिया। समुद्रगुप्त ने राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाते हुए इन राज्यों को और इनसे कर लेना स्वीकार किया। इस विजय करने के उपरांत जो सीमांत राज्य थे उनके प्रति भी, जिसे प्रत्यंत राज्य भी कहा जाता था, जिसे प्रत्यंत राज्य भी कहा जाता था, वो राज्य थे समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल और कीर्तिपुर। ये 5 जो थे ये सीमांत राज्य थे। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के प्रति सरव करदान, आज्ञाकरण
परिणामागमन की नीति अपनाई। इसे तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि अपना संपूर्ण कर दान कर देना और राजा की आज्ञा के अनुसार शासन करना तथा समय समय पर राजा के दरबार में प्रणाम करने के लिए प्रस्तुत होना। ठीक है, आगे समझ में, सर्व कर दान, आज्ञाकरण, परिणामागमन। इस नीति को ये जीतने के पश्चात समुद्रगुप्त ने भारत में विद्यमान 9 गणराज्यों को परास्त किया। ये 9 गणराज्य थे: मालव, अर्जुनायन, योधेय, शूद्रक, आबीर, प्राजुन, सनकानिक, काक और खरपरिक। इन 9 गणराज्यों को परास्त करने के पश्चात जो नीति 8विक राज्यों के साथ अपनाई थी, प्रचार की कृत की नीति अपनाई थी, वही इन गणराज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई। समुद्रगुप्त एक महान शासक था। उसने इतने संपूर्ण राज्य को विजित कर लिया। जो अब उसकी जो निगाह है वो उन राज्यों के प्रति पड़ी जो विदेशी शासक थे और भारत में अपना शासन कर रहे थे, भारत में या आजू बाजू जो कर रहे थे। उनमें विदेशी जो राजा थे जो यहाँ पर विद्यमान थे, जो राज्य कर रहे थे: शक, कुषाण शासक था, देवपुत्र, शाही शाहा, नुशाही, शक, मुरुंड, सिंघल आदि जो है विदेशी जो शक्तियाँ थी, विदेशी राज्य भारत में विद्यमान थे, उनके प्रति समुद्रगुप्त ने उनको विजित किया और उनके प्रति एक नीति अपनाई जिसे कहते हैं आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्मंदक, शव विषय, भुक्ति, शासन, याचन की नीति अपनाई। इसका अर्थ है आत्मनिवेदन, मैत्री के लिए प्रार्थना करना। कन्योपायन का अर्थ है अपनी पुत्रियों का विवाह राजा या राज परिवार में करना। गुरुत्मंदक, गरुड़ मोहर से गरुड़ छाप वाली मोहर से अपने विषय में, सब विषय, अपने क्षेत्र में शासन करने की याचना करना, अर्थात मैत्री के लिए प्रार्थना करना, अपनी पुत्रियों का विवाह राज परिवार या राजा हत करना तथा गरुड़ छाप वाली मोहर से अपने राज्य, अपने क्षेत्र में शासन करने की प्रार्थना करना की नीति इनके प्रति अपनाई गई। समुद्रगुप्त एक महान शासक था। उसने साम्राज्य विस्तार किया, उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और इसी प्रकार उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये चीज़ नोट करने की है, ये नोट कर लीजिए, ये जो है कि उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन क्योंकि नेपोलियन के बारे में आपको शायद नहीं पता है या पता है, हाँ, फ्रांस का शासक रहा है नेपोलियन। उसने लगभग 15 साल 1799 से 1815 तक जो है फ्रांस पर राज किया है। उसके काल में ये होता था कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो संपूर्ण यूरोप छींकता है। ठीक है, उस काल को ये एक महान राजा रहा है, एक जो है जिसने एक अपने फ्रांस को इतना मजबूत बना दिया 15-16 सालों में। राजतंत्र से उन्होंने राजतंत्र जो राजा लुई 16वां है उसके उपरांत उसने राज्य की बागडोर बहुत तरीके से संभाली। लेकिन वह वाटरलू के युद्ध में हार गया था। ठीक है, उसको मार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, उसने लगभग 15 साल शासन किया। समुद्रगुप्त ने लगभग 40 साल शासन किया। वो एक युद्ध में हारा नेपोलियन, समुद्रगुप्त कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। जब तक वह जिया किसी भी शासक या राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो विरोध कर सके। लेकिन नेपोलियन के काल में विद्रोह होने शुरू हो गए थे। अतः निर्णायक या निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से महान शासक था।
क्योंकि उसने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, वो कभी युद्धों में नहीं आ रहा और उसने लंबे समय तक शासन किया और गुप्त काल को स्वर्णिम काल तक उसने पहुंचाया। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और ये पॉलिसीज आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। जब विजय बयान के बाद आप जब विजय बयान करते हो तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि इसके पश्चात ये नीति अपनाई और इस नीति के उपरांत जो है इस राज्य का अधिग्रहण किया गया या उसको दया करके छोड़ा गया है, क्या संबंध उनके साथ बनाए, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष लिखना और एंडिंग डेफिनेशन लिखना। क्वेश्चन आपका समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद जो आपने बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू।